अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैं हूँ रोहेल इंतखाब ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए हाजिर हूँ। आज की हमारी ईद स्पेशल ट्रांसमिशन है, खासतौर पे अलुमनाई के लिए हमने प्लान की है। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने ग्रीनिच यूनिवर्सिटी 2014 में ज्वाइन किया और 2018 में वो पास आउट हुए। MBA मार्केटिंग उन्होंने जो है यहाँ से पढ़ा है और आज उनको हमने इनवाइट किया। उनको वेलकम करेंगे, उनसे पूछेंगे उनका तालीमी सफर कैसा रहा और अब प्रोफेशनल सर्विसेज वो कैसे दे रहे हैं। डॉक्टर आबिद शेख, अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम जी, आपको भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आबिद साहब माशाल्लाह डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1112, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि रमजान आपके कैसे गुजरे? रमज़ान जिस तरह से अगर मैं इसको इस तरह से इसको एक्सप्लेन करूं, रमज़ान का महीना एक होली मंथ हमें पूरे साल में एक ही दफ़ा मिलता है जिसमें हम अपनी बड़ा डिसिप्लिनली अपनी लाइफ गुजारते हैं और हम तो एंजॉय करते हैं इसको बहुत ज़्यादा। और ईद का वैसे ही इंतज़ार रहता है, बिल्कुल ऐसे ही है, ईद को सेलिब्रेट करें। और आज वो दिन भी आ गया जब हम आपके साथ भी बैठे हैं, ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके बाद अपने जवानों के साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे और फिर फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे। कितनी अफ्तारियां आपने घर में की, कितनी दफ्तर की, कितनी सड़कों पे की, कितनी अफ्तार पार्टियों में आप गए, ये बताएं। मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ इफ्तारी अपने घर में करूँ। अच्छा। और कोशिश भी यही रही कि जो टाइम फैमिली के साथ मिल सके हम फैमिली को टाइम दें। अदरवाइज़ तो मोस्टली हमारा टाइम ऑफिस में गुजरता है, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज आपको पता है किसी वक्त भी कोई भी कॉल आती है। और इस वक्त जो हालात हैं इस वक्त हमारे पास, और ऑलमोस्ट हमारे पास हम बिलीव करें तो 15 से 18 हज़ार कॉल्स हम लोग डेली रिसीव करते हैं और इस तरह की इमरजेंसीज़ को हम रेस्पॉन्स करते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता फैमिली को टाइम देने के लिए। तो इसी वजह से जितना टाइम मिलता है कोशिश करते हैं फैमिली को टाइम दें। आज क्या मसरूफियात हैं सर, ये बताएं। मुझे तो लग रहा है कि आज भी आपकी को दफ्तर जाना होगा और मुख्तलिफ मामला देखने होंगे, घर में भी टाइम देना होगा। कोशिश यही रहती है कि सबको टाइम दे सकें और कोशिश में ज़्यादा करता हूँ कि अपने ऑफिस और जवानों को टाइम दें जो इस वक्त, क्योंकि हमारे जो बाकी सारे लोग ज़ाहिर बात ईद सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ जो हमारा अपना स्टाफ होता है वो रोड्स पे होता है और खुदा न खास्ता किसी भी इमरजेंसी की सूरत में उनको रेस्पॉन्ड करना होता है। तो उनकी मोटिवेशन के लिए उनको उनके साथ में कोशिश करता हूँ कि ईद को सेलिब्रेट करूँ। अच्छा आबिद साहब, मुझे ये बताएं, रमज़ान में कोई ऐसा वाक़या सहरी अफ्तारी का जो आप समझते हैं कोई गड़बड़ हो गई हो या कभी नियत करना भूल गए हो या बगैर सहरी के रोज़े रख लिए, कोई ऐसी मेमोरी इस रमज़ान की आपकी क्रिएट हुई हो? अच्छा, इस तरह की अगर मुझसे आप पूछेंगे ना, देखिए जहाँ तक मेमोरीज़ की बात है तो ये होता है कि अभी हम रमज़ान का वो कहते हैं ना, इफ्तारी स्टार्ट हो रही है और कॉल आ जाती है इमरजेंसी की, उठ के चले जाते हैं। अच्छा। तो इस तरह तो बहुत दफ़ा हुआ है। सही। और मैंने आपको बताया ना, हमारी जो सर्विस ऐसी है कि हमारे पास ऐसा कोई टाइम और इस तरह से कोई देख के नहीं आती। तो इस तरह के तो बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमने पूरे मंथ में देखे और अभी स्टार्ट होती है तो कॉल आ जाती है कि आपको कोई एक वाक़या मज़ाहिया, हम ताकि हमारे देखने वालों को मज़ाहिया वाक़या शायद आपको मेरी तरफ से ना मिल सके, क्योंकि इमरजेंसी इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक। जहाँ तक फैमिली की बात करेंगे तो ऐसा अगर मैं कहूँ कि ऐसा भी बहुत दफ़ा हुआ है कि बच्चों के साथ हम प्लान करते हैं कहीं बाहर जाकर चलें, आज इफ्तारी बाहर करते हैं, वहाँ जाकर आपको सीट ना मिले किसी रेस्टोरेंट में और बाहर क्यू में खड़े हो आपका रोज़ा खुल जाए। तो ऐसा भी बहुत दफ़ा हुआ है यहाँ पर। मतलब सिर्फ फरवरी के महीने में ऐसा नहीं होता कि सीट जो है वो नहीं मिलती, रमज़ानों में भी होता है। रमज़ानों में तो ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। उसकी वजह आपको पता है, घर में गैस नहीं आती, वो जाते रेस्टोरेंट्स में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, एक चीज़ बड़ी देखी कि 12, 14, 15 रमज़ान तक बिल्कुल रश नहीं है, उसके बाद इतना रश सड़कों पे होता है, फिर ये ट्रैफिक इतना जाम होता है, उसकी जो रवानी है वो मुतासर हो रही होती है, बाज़ारों में रश होता है। तो इस का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? और फैमिली को शॉपिंग कराने कब आप लेके जाते हैं? रमज़ान से पहले करा देते हैं, आखिरी अशरे में कराते हैं, क्योंकि घर के मामला भी देखने पड़ते हैं। अच्छा, अगर मुझसे आप पूछें तो जहाँ तक रश का ताल्लुक है, आपको पता है तरावी यहाँ पर चलती है, 3 दिन की तरावी, 10 दिन की तरावी, 20 दिन की तरावी, 27 भी होती है। उसकी वजह से जो लोग पहले तरावी कंप्लीट करते थे जिन दिनों में, उस तरह से फिर मार्केट्स ओपन होना शुरू हो जाती है। जहाँ तक हमारा शॉपिंग का ताल्लुक है तो कोशिश हम यही करते हैं कि शुरू वाले दिनों में हम लोग कंप्लीट कर लें, बजाय कि हम बाद में, क्योंकि हमें पर्सनली टाइम भी नहीं मिलता इतना टाइम देने के लिए, और जहाँ जहाँ रश पड़ती है वहाँ हमारा काम भी बढ़ना शुरू हो जाता है, उस तरह से ड्यूटीज़ भी सख्त से सख्त होती जाती हैं लोगों की। तो इस वजह से जो पहला अशरा होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसमें जो भी इस तरह की चीज़ें करनी है तो हम उसको कंप्लीट कर लें, तो आखिरी दिनों में रश ना करें मार्केट में।
अच्छा आबिद साहब, मुझे ये बताएं कि ईदी कितनी आपके पास जमा होती है? अभी भी जमा होती है? कोई है जो ईदी आपको देते हैं? बिल्कुल ईदी मुझे मिलती है, और पेरेंट्स की तरफ से मेरी मदर मुझे ईदी बिल्कुल देती है, बड़े भाई मुझे ईदी देते हैं, और भी कोई देना चाहे तो मैं मना नहीं करता। क्या बात है। अच्छा, ये बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपके ऊपर कोई बड़ा बुजुर्ग घर पे है मौजूद, उसकी तरफ से ईदी के आप मुंतजिर रहते हो, एक्चुअली ब्लेसिंग है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। अब मुझे ये बताएं कि आप कितने लोगों को देते हैं और आपकी कितनी ईदी जो है खर्च हो जाती है? और ये भी एक बजट ही है भाई, अब जो हालात आप देखें। ईदी आप ये समझें कि ज़ाहिर बात है, जो हमसे छोटे जिस तरह से हम लेते हुए हैं आज तक, बिल्कुल बिल्कुल एक ट्रेडिशन है, और इस तरह से भाई के बच्चे हो गए, अपनी फैमिली में बहुत सारे बच्चे जो मुंतज़र रहते हैं, और ये आपको पता है ईदी लेने का एक अपना मज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी एक अपनी होती है ना, एक अट्रैक्शन भी होती है और एक अपना चार्म होता है उस चीज़ का। तो कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चे उनको भी दें, और ख़ास तौर पे जो अपनी जो हमारा ट्रेंड में पहले काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हुआ आया हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि वहाँ पर जो फीमेल्स काम करती हैं तो मैं उनको ज़रूर ईदी दूँ। वो अब तो ट्रेंड ऐसा बन चुका है, पहले लोग जो है ये सोचते थे कि भाई वो हमें ईदी चाहिए, खामोश हो जाते थे, लेकिन बाकायदा देखा है कि लोग मांगते हैं। सर कभी ऐसा है हुआ है आपके साथ, कोई पीछे पड़ गया हो आपके, भाई जे हमें ईदी चाहिए, बस कुछ भी नहीं पता? नमाज पढ़ने के बाद बच्चे खड़े हो जाते हैं, बच्चे खड़े हो जाते हैं, जी बिल्कुल, ईदी मांगते हैं, और मांगना भी चाहिए उनको, हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी बिल्कुल, इस तो अच्छी चीज़ है, और इस ट्रेडिशन को ख़त्म नहीं होना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि और एक और चीज़ है, जब छोटे होते थे, जब हम ईदी मांगते थे तो डिले होती थी ना, अभी दे रहे हैं बाद में दे रहे हैं, तो बड़ा चिढ़ लगती थी, बुरा लगता था, अरे क्या बात है अभी क्यों नहीं दे रहे, तो मांगने से पहले दे दें ईदी। अच्छा, उस वक्त भी ये होता, प्लानिंग होती थी कि जो उस ईदी का हम करेंगे क्या, उसकी प्लानिंग होती थी। मुझे बताएं, वक्त गुजरता जा रहा है, आप माशाल्लाह से प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं, जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इदारे की भी है, सर्व करते हैं, घर की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में जो आबिद शेख है, मी टाइम उनका जो होता है, वो खुद उनकी एक पर्सनैलिटी है, वो डिफरेंट है डेफिनेटली। प्रोफेशनल आप मुख्तलिफ होते हो, आपकी प्लानिंग्स अभी ईद के हवाले से क्या होती हैं? कोई ख्वाहिश होती है कि यार मैंने ये करना है, किसी के घर जाना है, या कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे तस्कीन मिले या मुझे अच्छा लगे? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा तस्कीन मिलती है ईद वाले दिन अपनी मदर के साथ टाइम गुजारना, वाइफ के साथ टाइम गुजारना, बच्चों के साथ टाइम गुजारना, जो क्लोज फैमिली उनके साथ टाइम गुजारना, सिस्टर के घर जाना या उनका हमारे घर आना। मेरे ख्याल से ये साल में 1 या 2 दफ़ा हमें इस तरह के मौके मिलते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है। आबिद साहब एक चीज़ भूल गए आप जी, ससुराल का नाम मिस कर दिया है आपने। ससुराल क्योंकि कराची में ही है, अच्छा। तो उनके साथ मुलाकात हमारी हो जाती है, लेकिन उस पे हंसी भी इनको आई है, वरना काफी देर से खामोश थे। और ये उनके घर नहीं जाए तो आपको पता है घर में नहीं रह सकते, वो पूरा साल जो है वो अगली ईद तक जो है वो ताने मिलेंगे, फिर मामला आपको पता ही है, और दावत तो लाजमी अटेंड करनी है, अगर कुछ खाया आपने नहीं तो और मामला खराब हो जाएंगे, चाहे ईद हो बकरीद, तो ससुराल के दिन लाजमी जो है जाना पड़ता है। अच्छा है प्रायोरिटी, हाँ, ये उसके बगैर तो आपको पता है सर्वाइव नहीं कर सकते, घर में तो रहना ही है। बिल्कुल, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। हाँ, तो मैंने इसलिए करेक्ट करवा दिया, मैंने कहा जब देखने होंगे तो फिर ऐसा ना हो कि यार आप इतनी इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गए। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, ग्रेनिच यूनिवर्सिटी 2014 में आप आए, यहाँ पर आपने MBA किया, ग्रेनिच ही क्यों, क्या वजह थी कि ग्रेनिच में आपने एडमिशन लिया, और मार्केटिंग इतना ज़बरदस्त स्पेशलाइजेशन है उसमें आपने अपना MBA किया, क्यों? देखिए, जब तक आई एम MBBS डॉक्टर, ओके माशाल्लाह, और उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी एनेस्थीसिया। ओके, MBA के बाद नहीं, MBBS के बाद, MBBS के बाद मैं एक एनेस्थेटिस्ट भी हूँ। ओह नाइस। उसके बाद फिर मैंने अपनी ना कहते हैं ना लाइफ में एक चेंज आया, तो मैंने 360 चेंज लिया और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आ गया। मैंने कोशिश की कि मैं एज अ हेल्थ स्पेशलिस्ट ही अब मैं अपना पब्लिक हेल्थ का सेक्टर जो है ज्वाइन करूँ, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा। तो मार्केटिंग मुझे ऐसा फील आया था, क्योंकि मार्केटिंग पर्सनली आज आप देख रहे हैं कि हम लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं, तो एज इंडिविजुअल वी आर अ प्रोडक्ट, हम अपने आप को एज अ प्रोडक्ट मार्केट, बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट में आप जितना काम करते हैं उसको उस तरह से आप मार्केट भी कर रहे होते हैं। और तो मेरे लिए एक कहते हैं ना कि नया सफ़र था, तो मैंने फिर काफ़ी डिस्कशंस की लोगों के साथ कि किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, किस तरह से, और जो घर के भी करीब हो, एज अ प्रोफेशनल लाइफ वो भी मेरी डिस्टर्ब ना हो, तो टाइमली पहुंच भी सकें और उसका एक अच्छा इम्पैक्ट भी है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने रेफ़र किया ग्रेनिच, और आप बिलीव करें कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी अपनी लाइफ में भी चेंज है। जितना मुझे कॉन्फिडेंस इस यूनिवर्सिटी ने दिया है, उतना कॉन्फिडेंस शायद मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उस वक्त मेरे पास नहीं था, या उससे पहले मैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं ले सका। तो इस यूनिवर्सिटी ने मुझे बड़ा एक कॉन्फिडेंस दिया, और यहाँ पर क्योंकि एक सिर्फ मार्केटिंग नहीं था, क्योंकि एक पूरा जो अगर बिजनेस हम मॉडल देख लें या एक मार्केट देख लें ओवरऑल, तो मुझे उसकी बड़ी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हुई, काफ़ी लोगों के साथ मुलाकात हुई,
और अच्छे माइंडसेट के साथ काम किया। जो फैकल्टी थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, बड़े अच्छे यहाँ पर हमें फैकल्टी मिली। तो पर्सनली मैंने बड़ा यहाँ से गेन किया है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप मैंने बड़ा गेन किया है यहाँ से, बहुत प्यारी उसको बात। मैंने इम्प्लीमेंट भी किया है और मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट किया। तो जब आपने कहा ना 2014 से 18, तो सुनने वाले शायद लगते होंगे कि डफर बचा था और ये 5-6 साल इसको लग गए। उसमें सिर्फ ये था कि क्योंकि हम जो वीकेंड प्रोग्राम था, हम अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, ऑफिस को भी टाइम देना होता है, और जो हम स्टडीज़ का उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी साथ। नहीं सर, यू आर राइट। लोगों को शायद नहीं पता, हम बता दें कि जो एग्जीक्यूटिव वीकेंड्स प्रोग्राम होता है वो 3.5 साल या 4 साल से पहले ख़त्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 3 कोर्सेज लेने होते हैं और सैटरडे संडे क्लासेस होती है। सारे प्रोफेशनल्स जो है इसमें एनरोल होते हैं। मुझे आया वैसे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में था, लेकिन मैं उसको रेगुलर एमबीए में कन्वर्ट करा चुका था। अच्छा, क्या बात है। तो आपका एक्सपीरियंस, आपने कहा कॉन्फिडेंस मिला, आपने फिर एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट किया अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि क्या वजह है, ग्रेनेड की पावर या स्ट्रेंथ क्या है कि स्टूडेंट्स, आप यू आर द लाइक प्रोडक्ट ऑफ ग्रेनेड यूनिवर्सिटी अलुमनाई, आपने बैठ के यहाँ बात की, क्या पावर, क्या स्ट्रेंथ है इस इदारे की? मेरे ख्याल से आपको अलुमनाई जो ग्रेनेड के मिलेंगे ना, वो बहुत अच्छी पोजीशन पे मिलेंगे। अच्छी पोजीशन इन द सेंस कि उन्होंने मार्केट में कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया होगा। या तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे होंगे, या वो अपना बिजनेस चला रहे होंगे। तो मैंने ओवरऑल जिस वक्त हमारे जो सर्कल था उस टाइम पे, जो हमारे बैचमेट्स है, हालांकि एज का काफ़ी डिफरेंस था जब मैं यहाँ पर पढ़ भी रहा था, लेकिन मुझे कभी फील नहीं हुआ। और लोगों के पास फैमिली वाइज तो उनको एक्सपीरियंस था कि वो एक ऑलरेडी एक फैमिली बैकग्राउंड के साथ लोग आ रहे थे, और मैं क्योंकि हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा था, तो वो एक बड़ा अच्छा हमारा मिक्स हो गया। हमें कभी यहाँ पर फील नहीं हुआ। तो जो एक्चुअली जो आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें यह था कि आपको अलुमनाई जो है ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। उनकी जो थॉट प्रोसेस है, जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगी। तो आपको मार्केट में बड़े, जो मैंने देखे हैं, जो ग्रेनेड से इस वक्त जो हमारी बैच के लोग निकले, अलहमदुलिल्लाह दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन एट द मोमेंट। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, खाने पीने का शौक़ है आपको? बहुत कम। बहुत कम? जी। मैं तो मतलब जिसको देखता हूँ वो तो बस क्रेजी है फूड के लिए कराची में। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट द फूड, क्योंकि मैं जैसे अभी रमज़ान भी चल रहा है, तो मुझे शायद फील नहीं होता, क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले कोई 1-1.5 साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा था। तो मेरे लिए इतना फील नहीं था। एक रेगुलर प्रैक्टिस है आपके लिए। तो मैं इतना खाने का शौकीन नहीं हूँ। और लेकिन अच्छी चीज़ होती है तो जाहिर बात है। ईद का दिन है सर, आज तो ईद के दिन कोई भी डाइटिंग नहीं करता है। बाय द वे मुझे बताइए। मैं डाइटिंग नहीं करता। डाइटिंग नहीं करता, पोर्शंस कम लेते। बिल्कुल पोर्शन कम लेते। आज के दिन मुझे बताया कि सबके घर में स्पेशल कुछ ना कुछ बनता है। किसी के सेवइयाँ बनती है, किसी के यहाँ शीर खुरमा बनता है, किसी के यहाँ खीर बनती है, किसी के यहाँ कस्टर्ड बनता है। आपके घर में क्या बनता है? पूरा रमज़ान हम जो चीज़ें खा रहे होते हैं, एटलीस्ट वो ना बने। मैं कोशिश करता हूँ ईद वाले दिन पकौड़े ना हो। सर क्या बात है कि कितना मतलब रोजाना की बुनियाद पर पकोड़े हम। एग्जैक्टली। तो जितना आपका इंटेक्ट होता है कैलोरीज वाइज भी आप देख लें, तो बिल्कुल ऐसा ही कैलोरीज आपको करनी पड़ती है कहीं ना कहीं कंपनसेट। और मैं तो देखा जो लोग शुरू में कपड़े बना लेते हैं, फिर रमजान ईद वाले दिन उनको आ भी नहीं रहे होते, इंचेस बढ़ जाते हैं मोस्टली लोग। ठीक है। लेकिन ईद वाले दिन आपको पता है मीठा का हमारे पास बहुत ज्यादा ट्रेडिशन है। मीठा तो होना चाहिए। आपका क्या स्पेशल मीठे स्वीट डिश में? सेवइयाँ बनती है। जी बिल्कुल, जो दूध वाली सेवइयाँ सबसे बेस्ट बनती हैं। शीर खुरमा घर में बनता है, और बाकी तो जो आपको पता है जो ट्रेडिशन है हमारे पास चीज़ें होती हैं। सर रूटीन क्या होता है आपका ईद वाले दिन? सुबह नमाज पढ़ी, फिर किस तरह से आप बड़ों किया जाते हैं? नमाज के बाद मैं फ़ौरन मदर से मिलता हूँ, उसके बाद फिर बच्चों के साथ और वाइफ के साथ। फिर मेरी कोशिश ये होती है कि जो अगर कोई हमारे घर आ रहा है उनको मैं वेलकम करूं, लेकिन मैं एक टाइम पीरियड, जैसे मैं आज आपके पास आया हूँ तो उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊंगा। बिल्कुल। और जो अपने स्टाफ के साथ ईद मिलूंगा, वहाँ टाइम गुजारूंगा। उसके बाद फिर वापस हम घर जाते हैं, शाम को गैदरिंग्स चलती हैं। सेकेंड डे से फिर हमारे दोस्तों के साथ, जो मैं अपने फ्रेंड्स का सर्किल है, जो सोशल सर्किल है, उनके साथ फिर आपको पता है मिलना जुलना शुरू हो जाता है, तो फिर टाइम को पता नहीं चलता। अच्छा, मैं अगर इसको रिवाइंड करूँ, कोई 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी बात करूँ, तब आपकी ईद किस तरह से आप स्पेंड करते थे? तब हम डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। देखें इस वक्त हम इंडिपेंडेंट हैं, तो बिल्कुल ऐसा और उस वक्त क्योंकि हम इंडिपेंडेंस थे, कोई टेंशन नहीं होता था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी हमारे ऊपर। तो उस ईद की शायद अगर मैं कंपेयर करूं आज के साथ, उस टाइम का तो एक अपना मज़ा था। आहिस्ता आहिस्ता जब आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में आपको पता चेंज आता है, तो वो लाइफ में बड़ा चेंज आता है। तो 25 साल पुरानी ईद और आज की ईद में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मतलब मैं ऑलमोस्ट आपके बचपने की बात कर रहा हूँ। उसमें तो एक बड़ा मज़ा था, आप हंसी खुशी के साथ हर चीज़ गुजारते थे, कहीं निकल गए, कहीं नेबर्स में चले गए, माहौल ही डिफरेंट था। आजकल के तो हालात भी ऐसे नहीं है ना। नहीं हम अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। हम तो वहाँ पर जैसे नमाज से आते थे और
कभी किसी नेबर के घर में, किसी के नेबर में गेम शुरू, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। अब हम देखते हैं कि हम स्ट्रीट्स पे क्रिकेट खेलना शुरू कर देते ईद वाले दिन। अब तो ये माहौल ही नहीं है, अब माहौल नहीं है, बड़ा डिफरेंट हो गया। बचपने की बात करते हैं। आबिद साहब मुझे बताएं, बचपना आपका कैसा था? शरारतें, मुझे नहीं लगता कि अभी आपको मैं अगर जज करूं आपके बचपन को देख के, मुझे नहीं लगता कि आप शरारतें करते होंगे, या अगर कोई ऐसा वाकया बचपन का जो आज भी आपको याद हो और आप बेतहाशा हंसते हो कि अच्छा, मैंने क्या किया? मैं पर्सनली बहुत सारी चीज़ें याद हैं, बहुत सारी चीज़ें जब मदर के साथ भी बैठता हूँ तो चीज़ें हमें डिस्कस होती हैं भाइयों के साथ। मैं बहुत शरारती था बचपन में, जो आपको आज नहीं लग रहा है। सेंसर नहीं करना, देखें ईद करिए ना, आज सारी बात खुल के बात करनी है सारी। और मैं बहुत ही कहते हैं ना कि शरारती बच्चा था, और उस जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर भी, और इवन फैमिली में भी। तो आजकल नहीं होता, आजकल नहीं, आजकल नहीं। अच्छा, बचपन में वो बताया ना वाकया, वो रह गया, मैं कुछ सुनना चाह रहा हूँ स्टोरी आपकी। कोई स्टोरीज बचपन कभी की किसी बहुत गाड़ी के पीछे लिख के भाग गया, किसी के घर की घंटी बजा दी, टायर पंक्चर कर दिया, किसी को ऊपर से पत्थर मार दिए, बहुत हमने तो मैं तो बहुत किया सर ये सब। नहीं, छेड़खानी तो चलती थी दोस्तों के साथ, वही तो पूछना चाह बचपन में। उसके बाद कभी लिफ्ट में फंस जाते थे बिल्डिंग में, इस तरह के वाकयात हैं। कभी लिफ्ट में फंस जाते थे, कभी गाड़ी बंद करके बैठ गए, फिर गाड़ी खोलना नहीं आती, इस तरह के वाकयात बहुत सारे होते थे। और एक दफ़ा तो कहते हैं ना कि मैं बच्चों के साथ खेल ही रहा था अपने, मतलब आज बच्चे कह रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे जो हमारे अपने जो दोस्त वगैरह थे, तो बैठे बैठे बस में चढ़कर चले गए थे हम लोग कहीं और जाके उतर गए। फिर वहाँ से घर आते हुए हमें तकरीबन 4 घंटे लग गए, फैमिली परेशान। तो इस तरह की शरारतें चलती थी, बहुत ज़्यादा शरारतें चलती थी। अच्छा, हमने उससे ज़्यादा शरारतें यूनिवर्सिटी में भी की हैं। यूनिवर्सिटीज़ में की है? यूनिवर्सिटी में क्या? मुझे लगा कि आप वीकेंड के स्टूडेंट थे तो शायद क्लासेस लेते थे। इससे पहले भी मैं, मतलब देखें, ग्रीनविच वाज माय सेकंड यूनिवर्सिटी, फिर मैं ज़ेबिस से भी पढ़ा हूँ, वहाँ से भी एमपीएच किया है। उसके बाद फिर मैंने आखा यूनिवर्सिटी से भी एडमिशन लिया था। तो मेरी जिंदगी में यूनिवर्सिटीज रही हैं। यूनिवर्सिटीज के मामला हम डिस्कस कर सकते हैं, आई एम श्योर। उससे पहले हंसी जो आई है ना, ये अब आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए, यूनिवर्सिटीज़ का लाइफ जो होती है ना, वो बड़ी एक मैं कहता हूँ कि एक आइडियल टाइम होता है किसी भी एज ए स्टूडेंट। जब आप अपने आप को बिहेव करते हैं ना, वो बड़ा एक डिफरेंट टाइम है, उसकी एक एंजॉयमेंट डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। दोस्तों के साथ बैठना, बातें करना, उसके बाद कहीं निकल जाना। आपको पता है यहाँ पर कराची में तो हम जो कैफेटेरियाज है वहाँ पर बैठ के लूडो खेलना, इस तरह की चीज़ें बहुत हमने एंजॉय की हैं। तो वो एक अच्छा टाइम है यूनिवर्सिटीज़ में रहना एज ए स्टूडेंट। आज भी मैं कहीं ना कहीं पढ़ ही रहा हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है अब स्टूडेंट रहें, उस लाइफ को जो है ना मिस ना करें। क्या बात है। ठीक है डॉक्टर आबिद, हम प्रोग्राम को, हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, इसको कंक्लूड करेंगे। कोई ऐसी बात जो आपके दिल में और आप नेशन से करना चाहते हैं, या आप सोचते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये सही हो सकती है, या इंसान कुछ भी सोचता है अपने इर्द गिर्द माहौल में, सोशली, माशरे के हवाले से, तो कोई एक ऐसा मैसेज यूथ के लिए, नेशन के लिए क्या होगा आपका? देखें, मेरा एक सबसे जो मैं मैसेज बहुत सारी जगहों पे देता भी हूँ, और मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी दूंगा। जब हम यूथ की बात करते हैं ना, हम जगह कहते हैं कि 45-50%, 60% यूथ हमारा है, और ऑलरेडी आप पॉपुलेशन देख रहे हैं किस तरह से इंक्रीज़ कर रही है। तो वो एक्चुअली जो हमारा यूथ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो एलिमेंट है ना, उसके लिए मैसेज मेरा यही कि अपने स्किल सेट को बढ़ाएं। ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है ना, ये जब तक ट्रेंड नहीं होगा, जब इसको स्किल सेट नहीं आएगा, तब तक हम प्रॉब्लम में रहेंगे। तो इस मुल्क की तरक्की इसी में है कि हमारा यूथ स्किल्स, उसको स्किल्स, कोई ना कोई स्किल्स आती हो, और एजुकेशन हम कभी नहीं छोड़ें। क्या बात है। एजुकेशन कंटिन्यूस रखें, जहाँ मौका मिले, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, जहाँ आपको मौका मिलता है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। इसी से हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने ईद के दिन हमारे लिए वक्त निकाला, और आज के दिन आना, समझ लें हमारे साथ, हमें भी आपने फैमिली कंसिडर किया। और आप हमारी फैमिली हैं जी, बिल्कुल फैमिली। ऐसा ही है, जब ईद के दिन ही हमने अपने अलमनाई को याद किया, और बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, आपकी सर्विसेज देख के। और हम दुआगो हैं, हमारा इदारा आपके लिए दुआगो है कि इसी तरीके से आप कौम की खिदमत करते रहिए। ये आसान काम नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कहते हैं 8 घंटा 9 to 5 काम कर लिया, बहुत कर लिया, लेकिन आपने जैसे अपनी कॉन्वर्सेशन में बताया कि आप लोगों का कोई टाइम नहीं है, इफ्तार खाते वक्त भी आपको इमरजेंसी कॉल के लिए जाना पड़ता है, फील्ड में उतरना पड़ता है। सर सलाम है आप लोगों को। थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद। होपफुली आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अलमनाई स्पेशल है, और बहुत मज़े की बातें डॉक्टर आबिद ने की, और बहुत प्यारा मैसेज दिया हमारे इस प्लेटफॉर्म से कि तालीमी सफ़र जो है वो जारी रखें, और ख़ास तौर पर सॉफ्ट स्किल्स या कोई भी ट्रेनिंग्स या स्किल्स पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करें। और दुनिया इस पर इन्हिसार कर रही है, और हमें भी बहुत ज़रूरत है। आगे बहुत सख्त हालात हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, लेकिन इससे भी हम पुरुम्मीद हैं कि इस मुश्किल घड़ी से भी हम निकल जाएंगे। आज जैसे डॉक्टर आबिद यहाँ बैठे हैं, नौजवान नस्ल भी आगे जाकर इन्हीं की जगह पर जाएगी, और इनसे बहुत आगे एक बड़ी दुनिया, बड़ी खूबसूरत दुनिया है,
उसको देखेगी, जिससे हम पाकिस्तान को संवारेंगे। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।